Hello, dear students. Welcome back to the prestigious digital platform of MGCI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. Dear students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 12th NCERT और अभी चल रहा है हमारा चैप्टर इवोल्यूशन। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। इससे पहले वाले जो पर्टिकुलर सेशंस थे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो कि है अडेप्टिव रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर हमारे जो फादर ऑफ इवोल्यूशन है भाई साहब मिस्टर चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ये जो चार्ल्स डार्विन भाई साहब थे बेटा, ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड पे गए। अच्छा, चार्ल्स डार्विन को हम लोग अभी तक इसकी वजह से इसलिए भी जानते हैं कि सर इन्होंने दी थी एक थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू डार्विन एक्चुअल में इवोल्यूशन का जो मेन मैकेनिज्म है वो सिलेक्शन ही है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से सिलेक्शन इज नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने ये सारी चीजें कैसे समझ में आई इन लोगों इनको, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सर वो सी वॉयेज पे गए थे, है ना, जो पर्टिकुलर हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, उनको कैंसिल आउट करने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए इन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रूफ्स इकट्ठे किए थे, ठीक है। तो उस दौरान ही सर पर्टिकुलर ये गैलापागोस आइलैंड्स पे गए, ठीक है। व्हेन ही वेंट टू द गैलापागोस आइलैंड, और वहां पे जब उन्होंने फिंचेस देखी, फिंचेस बोले तो वहां की जो पर्टिकुलर वहां पे बर्ड्स वगैरह को जब उन्होंने स्टडी किया, जब बर्ड्स वगैरह को ऑब्जर्व किया, तो वहां पर जाकर के उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा कि सर ये जो पर्टिकुलर बर्ड्स वगैरह है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सर यहां से एक पर्टिकुलर थ्योरी निकल के आई जिसको हम लोग बोलते हैं डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस एक टॉपिक हो गया, इसके अलावा एक और टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये दोनों मिलकर के अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, ठीक है। अब ये अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, ठीक है, हम लोग इन चीजों के इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और अडेप्टिव रेडिएशन को समझने की कोशिश करेंगे किसके हिसाब से, डार्विन फिंचेस के थ्रू और पर्टिकुलर हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में क्या बताती है, तो सर आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 6.4 व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि सर ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, जब वो अपने सी वॉयेज पे थे, जो उनका सेलिंग शिप था उसका नाम था HMS बीगल, ठीक है ना। तो उसके दौरान, उस पर्टिकुलर सी वॉयेज के दौरान, उस जर्नी के दौरान सर ये गैलापागोस आइलैंड्स पे गए, ठीक है ना। कि सर जहां वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्रीचर्स की एक बेहतरीन डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया भाई, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स वहां पे देखे उन्होंने, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल बिग बर्ड्स, ठीक है, लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो सर वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, ठीक है, कुछ छोटी छोटी काली काली बर्ड्स थी वहां पर, तो दो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स अमेज्ड whom? अमेज्ड सर चार्ल्स डार्विन, और फिर उन्होंने उसको बोला क्या, डार्विन फिंचेस, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस जो है पर्टिकुलर है ना, हम लोग वर्ड यूज करें वो किसके लिए, वो स्मॉल बिग बर्ड्स के लिए है, ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं कि सर दिस वर्ड ही इज यूजिंग फॉर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, ठीक है, जिनको बाद में कहा गया क्या, दोज लेटर कॉल्ड सर एज डार्विन फिंचेस, सर हम लोग इनको बोल रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ठीक है, कि सर ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मैनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, ठीक है। उस सेम आइलैंड पर अलग अलग प्रकार की बर्ड्स वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है ना। ऑल द वैरायटी ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, ठीक है। और उनका यूं कहना था कि सर ये जो पर्टिकुलर वैरायटीज यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक ही आइलैंड पे अलग अलग वैरायटीज एग्जिस्ट कर रही है फिंचेस की, बर्ड्स की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक्चुअल में दे आर नॉट माइग्रेटरी, के सर ये कहीं बाहर से नहीं आई है इस आइलैंड पे, ये इसी पर्टिकुलर आइलैंड पे इवॉल्व हुई है, ठीक है। इवॉल्व हुई इन द सेंस ऐसा है कि सर यहां पर स्टार्टिंग में जो बर्ड्स आई हुई थी, ठीक है, उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कुछ और है और था, और ठीक है, और आज की डेट में अलग अलग वैरायटीज की बर्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक्चुअल में क्या है, दे आर हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, कि सर इनका जो ओरिजिन है जिससे पर्टिकुलरली इवॉल्व हुई है, इन्होंने अपने अपने, है ना, अपने अपने न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग बीक स्ट्रक्चर इनके डेवलप हुए। तो ऑल दोज एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पर्टिकुलर बर्ड, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स। ये सर स्टार्टिंग में वो क्या कंज्यूम किया करते थे, सीड कंज्यूम किया करते थे, ठीक है। मैनी फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मैनी other forms with altered beak rose enabling them to become insectivorous, जिससे सर insectivorous बन गए, and vegetarian finches, ठीक है। कि सर स्टार्टिंग में इनिशियली दे वर दी सीड ईटिंग बर्ड्स, पर जब उनका पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हुआ, ठीक है, तो उसमें से कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, ठीक है, और फिर उसके बाद में अब जो जाहिर सी बात है सीड खा रही, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेरियन फिंचेस बोल रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट species in a given geographical area starting from a point and literally radiating out
टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी बोले तो हैबिटेट इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। कहने का मतलब ये है अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? अडैप्टिव रेडिएशन ये है कि सर ऑर्गेनिज्म से कॉमन पॉइंट्स ओरिजिनेट हुए और फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में वो गए, अलग अलग हैबिटेट्स में वो गए और उन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, उन हैबिटेट्स में मौजूद न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स में क्या कर लिए? चेंजेस कर लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, कि कॉमन पॉइंट है एंड दे आर रेडिएटिंग आउटवर्ड्स। रेडिएटिंग आउटवर्ड्स मतलब अलग अलग चीजों को अडैप्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अडैप्ट कर रहे हैं। एक बार फिर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज बनी इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिक बोले तो हैबिटेट्स इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। कि सर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में वो ओरिजिनेट हुए और फिर उसके बाद में सर वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग हैबिटेट्स में मूव कर गए और वहां पे जाकर के उन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। इनको हम लोग बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो रेडिएटिंग आउटवर्ड्स एंड अडैप्टिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन व्हिच इज प्रेजेंट ओवर देयर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, डार्विन फिंचेस, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि सर डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमिनन। ठीक है, अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स का मतलब होता है बेटा पाउच्ड मैमल्स। ठीक है ना, यहां पर जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं मार्सुपियल्स। ठीक है, तो मार्सुपियल्स जो वर्ड यहां पे यूज किया जा रहा है मार्सुपियल्स, मार्सुपियल ये जो पर्टिकुलर टर्म है इट इज एक्चुअली फॉर दी पाउच्ड POUCHED। ठीक है, ये सर ये पाउच्ड मैमल्स के लिए सर हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं मार्सुपियल्स। ठीक है ना, तो सर मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स continent. ठीक है, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, representing different habitats, one can call this कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है कन्वर्जेंट मतलब क्या? कन्वर्जेंट मतलब ऐसा है कि सर है ना एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में आना, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज होना। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग अगर देखें क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी किसका एग्जांपल है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर मार्सुपियल जो कि एक दूसरे से क्या है बेटा? अलग अलग है। ठीक है, evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलर आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है वो एक। ठीक है ना, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, जिसे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग one can call this convergent evolution। ठीक है कि सर है ना सबके पास में अलग अलग सब जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से है एंड दे आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि पर्टिकुलर हमारे कौन है यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि भाई प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वैरायटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स each of which appears to be similar to the corresponding marsupial। ठीक है कि सर एक्चुअल में मार्सुपियल्स, ठीक है, मार्सुपियल्स को लेकर के कुछ सिमिलैरिटीज प्लेसेंटल मैमल्स में भी देखी गई थी, वो भी अडैप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देखेंगे भाई प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है ना, जगह अलग अलग है ना, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। ठीक है, बट उन्होंने अपने अंदर कुछ सिमिलैरिटीज डेवलप करी। ये जो पर्टिकुलर चार्ट है आप लोगों को इस वजह से याद रखना है क्योंकि सर वो आपसे सिंपली पूछेगा कि सर जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वुल्फ है। ठीक है, तो वुल्फ जो है वो क्या है? वुल्फ जो है वो एक प्लेसेंटल मैमल है सर, वो एक प्लेसेंटल मैमल है। ठीक है, और वुल्फ जो है वो अडैप्टिव रेडिएशंस किसके साथ शो करता है? वो शो करता है सर ऑस्ट्रेलियन वुल्फ के साथ में। ठीक है ना, तो मोल, मार्सुपियल मोल, एंट ईटर, नमबैट, ये भी एक एंट ईटर है, माउस, मार्सुपियल माउस, लेमूर है ना, पर्टिकुलर हमारा स्पॉटेड कसकस है। ठीक है, ये जो फ्लाइंग स्क्विरल है ये फ्लाइंग फैलेंजर दिख नहीं रहा आप लोगों को बट वो फ्लाइंग फैलेंजर है। ठीक है, बॉबकैट, तस्मानियन टाइगर कैट और वुल्फ और तस्मानियन वुल्फ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है शोइंग व्हाट बेटा? शोइंग सर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस किस के बीच का? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और सर हमारे प्लेसेंटल मैमल्स के बीच का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या समझ में आया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सर है ना कि सर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में है पर एक्चुअली उन्होंने एक पर्टिकुलर अडेप्टेशन कर लिया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से अडेप्टेशन कर लिया तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है मतलब उनके स्ट्रक्चर्स भले अलग अलग है बट उनके फंक्शन जो है वो क्या है? सेम डेवलप किए उन्होंने। दैट्स व्हाई दे आर शोइंग व्हाट बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके बाद में
यहां पे ये देखेंगे आप, है ना, ये पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एक पर्टिकुलर चार्ट है। इस पर्टिकुलर चार्ट में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि सर ये देखो, ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, दे आर रेडिएटिंग आउट, है ना, ये सर एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं, दे आर रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। इसको कन्वर्जन इवोल्यूशन वाला कंसेप्ट में लेकर के चलना, एडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू समझो इसको, ठीक है, कि सर दीज ऑर्गेनिजम्स आर शोइंग एडेप्टिव रेडिएशंस की सर, है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रेडिएशन बोल रहे हैं भाई, टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्व्स, जो हमारे शुगर ग्लाइडर है, इन सभी लोगों ने अपने अपने को अपने हैबिटेट्स के हिसाब से क्या कर लिया है बेटा, अडेप्ट कर लिया है, दे आर शोइंग एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। जिस तरीके से डार्विन फिंचेस ने एडेप्टिव रेडिएशन शो की कि नहीं की, जिस तरीके से अगर हम लोग डार्विन फिंचेस की बात करें तो सर ऑल ऑफ देम वर इनिशियली सीड ईटिंग, ठीक है, बट जब कुछ हो गए एंट ईटर हो गए, कुछ इंसेक्टिवोरस, एंट ईटर को इंसेक्टिवोरस भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेरियन हो गए, तो इस तरीके से सर वो लोग क्या हो गए, दे रेडिएटेड आउटवर्ड्स, ठीक है। अडेप्टेशंस के लिए सिलेक्शन ही तो है एक प्रकार का, ठीक है, कि सर हो सकता है कि पर्टिकुलर हमारा डार्विन फिंचेस जो बोल रहे हैं कि सर ऑल ऑफ देम वर इनिशियली सीड ईटर्स, बट जब जब पर्टिकुलर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, तो सीड्स जब कम हुई, ठीक है ना, न्यूट्रिशन की कमी आ गई, कंपटीशन बढ़ा, तो सर उनके बीच में पर्टिकुलर क्या है, उनके बीच में सर खाने को लेकर के कंपटीशन हो गया, तो फिर इस केस में क्या किया, इस केस में खुद का एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए बर्ड्स जो है उन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन शो किया और धीरे धीरे वो किसी दूसरे पर्टिकुलर चीज पे फीड करते गए। अब डाइवर्सिटी आ गई ना उसके बीच में कि भाई एक ये जो पर्टिकुलर फिंचेस है, जो बर्ड्स हैं, दे आर शोइंग what they are showing, है ना, डिफरेंट न्यूट्रिशन, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है उनका, अलग अलग चीज को खा रहे हैं, तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उनकी बीक का स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये एक लड़ाई है बेटा, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कि सर एक्चुअल में लाइफ ने किस तरीके से इवॉल्व किया, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि सर इसमें आने वाला है नेचुरल सिलेक्शन ही, ठीक है, कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो किससे हुआ है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है सिलेक्शन से, नेचुरल सिलेक्शन से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़ाई होने वाली है दो वैज्ञानिकों के बीच में, ठीक है, उन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लड़ाई क्या होगी उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पे सुनेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सर एक्सरसाइज 6.5 है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कि सर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ए ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ with differences in metabolic capabilities, ठीक है, originated on earth, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि सर नेचुरल सिलेक्शन ट्रू सेंस में कब चालू हुआ होगा, ठीक है भाई, नेचुरल सिलेक्शन ट्रू सेंस में कब चालू हुआ है, इन ट्रू सेंस would have started when the cellular forms of life with differences in metabolic capabilities originated on the अर्थ, ठीक है। लाइफ में सेलुलर फॉर्म्स आए और उन सभी के अंदर डिफरेंसेस क्या थे, किसके हिसाब से थे, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के हिसाब से, ठीक है। The essence of Darwin's theory about evolution is natural selection, ठीक है। डार्विन के हिसाब से evolution का मैकेनिज्म क्या है, evolution का मैकेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन। The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan, ठीक है, कि सर evolution जो है, नेचुरल सिलेक्शन जो है, मतलब evolution जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है, और सर ये जो पर्टिकुलर नए फीचर्स का अराइवल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इंसान जो है वो इतना जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाएगा जितना जल्दी बैक्टीरिया इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट अपने को याद रखना है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट, ठीक है, have the ability to multiply and become millions of individuals within hours, ठीक है। The colony of bacteria, है ना, growing in a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component, ठीक है, कि सर क्या हो रहा है कि सर एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जहां पे बहुत सारे बैक्टीरियाज है, ठीक है, growing in a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feeding component, ठीक है, कि सर जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज हैं उनके बीच में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, किस बेसिस पे कि सर वो जो फीड कंपोनेंट है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, कोई बहुत अच्छे से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा है, कुछ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। A change in the medium composition would bring out only that part of population, है ना, that can survive under new conditions, ठीक है, कि सर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोग हमारा मीडियम चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कुछ इनिशियली रखा, फिर आप अगर अपने मीडियम को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो सर वहां पे वही चीज रहेगी कि सर वहां पे जो नया मीडियम रहेगा जिसको हम लोग मीडियम बी बोल रहे हैं, उस मीडियम में वही पर्टिकुलर बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर फीडिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्ट हो गए भाई, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज, ठीक है, और क्या होगा, और पर्टिकुलर ऐसा
ऐसा होगा कि सर जैसे 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 मीडियम ए में कुछ बैक्टीरिया रखे थे, कॉलोनीज थी वहां पे, ठीक है, हम लोगों ने मीडियम चेंज किया, और जैसे सेकंड मीडियम में गए तो सर कुछ एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि सर वो उस नए मीडियम के हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए, और जिन्होंने बदलाव कर लिया अब वो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर अपने अंदर धीरे 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 धीरे, है ना, जाहिर सी बात है जो चेंज उन्होंने किया है ना, दे विल रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो सर वो अपने अंदर एफिशिएंसी या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसा पर्टिकुलर कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे जिससे कि सर वो इस मीडियम में सर्वाइव अच्छे से बेहतर कर पाए सर, अच्छा खासा एग्जिस्टेंस के लिए, दे विल रिप्रोड्यूस। और सर एज अ रिजल्ट जो नए पर्टिकुलर बैक्टीरियाज आएंगे उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर क्षमता होगी इस मीडियम पे भी सर्वाइव करने की, इस मीडियम पे भी सर्वाइव करने की, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मीडियम बी है उसमें जब इनिशियली यहां के बैक्टीरियाज आए थे जो एलिमिनेट हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो वहां पे एग्जिस्ट किए, ठीक है, उनका सर्वाइवल जो है वो उसमें उनको प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। बट अब जो बैक्टीरिया जो उनके ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हैं या फिर जो नए बैक्टीरिया वहां पे डेवलप हो, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया है, बदलाव कर लिया, और उससे आगे क्या, एक नई स्पीशीज। सर इतना जल्दी कैसे आगे? वो उसका कारण सिर्फ ये था, द लाइफ साइकिल एंड द लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, और वो नए नए बैक्टीरिया को एक घंटे में बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। दिस वुड हैपन विद इन डेज, कुछ दिनों में हो जाएगा, ठीक है। फॉर द ट्रू थिंग टू हैपन इन फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स, ठीक है। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन। जाहिर सी बात है, ठीक है, कि सर जो बी मीडियम जो सेकंड मीडियम में हम लोगों ने बैक्टीरिया रखा, उस बी मीडियम में वाले जो बैक्टीरिया थे दे आर बेटर फिटेड, वो ज्यादा फिट है। क्यों सर? क्योंकि वो इस मीडियम में भी सर्वाइव कर गए, इस मीडियम में भी सर्वाइव कर गए, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो नई स्पीशीज बनेंगे, ठीक है। क्या? दे आर एबल टू सर्वाइव इन बोथ द मीडियम्स, ठीक है। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस। नेचर जो है वो किसके लिए सिलेक्ट करता है? फिटनेस के लिए, कि भाई जो बेटर फिटेड ऑर्गेनिज्म है, जो बेटर फिट ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे सर्वाइव करेगा, और जो नहीं होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। बेहतरीन बात, ठीक है, कि सर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि सर इसमें मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बैक्टीरिया को मैंने मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रांसफर किया, तो मीडियम बी वाले जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया थे उन्होंने पर्टिकुलर कोशिश की, दे ट्राइड, इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम बट दे स्टिल ट्राइड टू सर्वाइव इन दैट मीडियम। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो उनके आने वाले जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स थे उनके अंदर उस पर्टिकुलर बी मीडियम में सर्वाइव करने की जो क्षमता थी वो बेहतर थी, किसके कंपैरिजन में? उनके पर्टिकुलर पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सर फिटनेस का मेन क्राइटेरिया क्या है कि सर इट इज इनहेरिटेड, ये क्या होती जाएगी बेटा, इनहेरिट होती जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि सर मीडियम बी में जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं उनके ऑफस्प्रिंग जो है उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। और सर सेम उसी तरीके से जब नए बैक्टीरिया और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे जाकर के और बेहतर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे, दे विल आल्सो बी कैपेबल इन सर्वाइविंग द मीडियम बी, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसी को वापस ले जाकर के मीडियम ए में भी रखूंगा तो भी सर वो मीडियम ए में भी सर्वाइव करेगा, बिकॉज फिटनेस का मेन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि सर इट इज इनहेरिटेड, इट इज व्हाट बेटा, इट इज इनहेरिटेड, ठीक है। हेंस देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited, ठीक है ना, कि सर adaptive ability जो है वो क्या होती है बेटा, इनहेरिट होती है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर अच्छे से अडेप्ट कर गया तो उसके आने वाली जो जनरेशन है सर दे विल आल्सो बी अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। इसका क्या होता है, जेनेटिक बेसिस होता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक है। फिटनेस क्या है? फिटनेस ये तो है क्या सर, एंड रिजल्ट है, ठीक है, किसका? एक ऑर्गेनिज्म अगर अडेप्ट कर गया, ठीक है, और वो सिलेक्ट हो गया नेचर के द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि सर वो फिट है, जाहिर सी बात है ना। फिट है तो अडेप्ट कर जाएगा, पर अपने कैसे पता चलेगा कि फिट है? जब वो अडेप्ट कर जाएगा तो समझ में आ जाएगा भाई ये क्या है, फिट है, ठीक है। तो फिटनेस इज एक्चुअली द एंड रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोगों को समझ में आ गया। ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये है कि सर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया बी मीडियम में गया, बी मीडियम में जो बैक्टीरिया गया उसने अपने अंदर क्या किया, उसने अपने अंदर पर्टिकुलर कुछ चेंजेस किए ताकि वो उस मीडियम में सर्वाइव कर पाए। अब उसके जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स थे, उसके जो डिसेंडेंट्स थे, डिसेंडेंट्स भी बोलते हैं, उसकी जो संतानें थी, उसके जो पर्टिकुलर नई जनरेशन थी, ठीक है, वो भी अपने अंदर क्या कर रखी है, उन्होंने भी अपने अंदर क्या कर लिया है, उन्होंने अपने अंदर पर्टिकुलर चेंजेस किया। वही क्योंकि इनहेरिट हुआ ना, उनके पेरेंट्स से उनके अंदर गया, इनहेरिट हुआ है सर वो पर्टिकुलर फिटनेस वाला जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, या फिर कह सकते हैं कि सर उस मीडियम में सर्वाइव करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज है, ठीक है। तो सर ये से हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, कि सर अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो सर वो पर्टिकुलर जो उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे सर दे विल बी बेटर फिटेड इन दैट एनवायरमेंट, ठीक है। तो सर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सर ब्रांचिंग डिसेंट,
Sir, even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life form had occurred, but driven by use and disuse of organs. ठीक है सर, लेमार्किज्म बोलते हैं इसको. ठीक है, यहां से पर्टिकुलर एक नया कंसेप्ट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लेमार्किज्म. ठीक है, कि लेमार्क करके एक वैज्ञानिक आएगा यहाँ पे, लेमार्किज्म. ठीक है ना, लेमार्किज्म आता है. लेमार्क एक पर्टिकुलर, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, तो हम लोग बोलते हैं लेमार्क. लेमार्क का यूं कहना था कि सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इवोल्यूशन होता है या फिर ऑर्गन्स का जो पर्टिकुलर यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे होता है. ठीक है, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि लेमार्किज्म का मेन प्रिंसिपल क्या था, तो लेमार्किज्म का जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था कि सर, है ना, कि सर ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ए पर्टिकुलर फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन जो है वो होता है. ठीक है ना, बट ड्राइवन बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूज और डिसयूज के बेसिस पे सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवोल्यूशन होता था. ठीक है, ही गेव एग्जांपल्स, उन्होंने एग्जांपल्स दिया. ठीक है, उन्होंने ही गेव एग्जांपल्स ऑफ जिराफ हु इन एन अटेम्प्ट to forage leaves of tall trees had adapted by elongation of their necks as they passed to this. ठीक है, acquired character of elongated neck is to succeeding generations. Giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believes in that conjecture anymore. इस पर्टिकुलर थ्योरी में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि इन भाई साहब का यूं कहना था कि जो जिराफ होते हैं, जो पर्टिकुलर जिराफ होते हैं, इनिशियली उनका जो पर्टिकुलर गर्दन का साइज इतना नहीं बड़ा नहीं था, वो कुत्ते गाय जैसे ही हुआ करते थे. ठीक है, बट एक्चुअल में, है ना, जब वो जमीन की घास खाते तो जमीन की घास जब खत्म हुई और उन्होंने देखा कि भाई पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर घास है, पेड़ के ऊपर पर्टिकुलर कुछ ग्रीन लीव्स है, जब उनको अप्रोच करने लगे तो दे यूज देयर नेक, उन्होंने अपनी गर्दन को इलांगेट करने की कोशिश करी. ठीक है ना, तो धीरे धीरे जब उसके आने वाली जनरेशन थी, उनकी गर्दनें जो है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, उनकी हाइट बढ़ गई. सही, ठीक है ना, तो उसका यूं कहना था कि सर दे यूज दैट ऑर्गन्स. ठीक है, उन्होंने उस ऑर्गन को यूज किया, इस वजह से सर उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर सर वो धीरे धीरे गर्दन जो है वो लंबी होती गई, पर कोई इस पर्टिकुलर थ्योरी पे बिलीव नहीं करता है. ठीक है ना, उनका यूं कहना था कि सर अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन्स का यूज करेगा तो फिर उसके बाद में सर वो धीरे धीरे एग्जिस्ट करेंगे, पर अगर वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स का यूज नहीं करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में ऑर्गन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं. ये इवोल्यूशन का मैकेनिज्म उसके हिसाब से था, बट इट वॉज मतलब कई सारे वैज्ञानिक इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो इसको एंड कर दिया गया. ठीक है, इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. ठीक है ना, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है. मतलब यूं बोल सकते हैं कि सर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है. ठीक है ना, तो सब बोलेंगे भाई इवोल्यूशन कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे देख भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने इवोल्यूशन कर लिया. तो एक प्रोसेस है या फिर एक पर्टिकुलर क्या है, एंड रिजल्ट है. हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, the world we see inanimate is only the success story of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. जब हम लोग पर्टिकुलर हमारे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं कि सर पृथ्वी, या फिर कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो आज की डेट में है, तो these are the product of evolution. ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, पर इसको बनने होने में समय लगा. ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई, तो इवोल्यूशन को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको इवोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, प्रोसेस बोलेंगे. ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज द consequence ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, पर जब हम लोग लाइफ के अराइवल की बात करते हैं तो हम लोग इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये परिणाम है, ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का. ठीक है, तो दो अलग अलग पर्टिकुलर यहाँ पे एस्पेक्ट्स है. ठीक है, कि सर अगर हम लोग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से चीजें बनी, ठीक है, तो हम लोग इवोल्यूशन को बोलेंगे भाई धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती गई, वो एक प्रोसेस है. पर अगर हम लोग बात करेंगे लाइफ की कि सर पृथ्वी के ऊपर जब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ कैसे बनी, तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई एक्चुअल में आज के डेट में जो लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है ना, कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ इनका, दे आर इवॉल्व्ड. ठीक है, और प्रोसेस जो थी वो क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन थी. ठीक है, we are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as process or the end result of unknown processes. ठीक है, हम लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये वाला. ठीक है, कि सर इवोल्यूशन एक प्रोसेस या फिर एंड रिजल्ट है, तो हम लोग वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. दिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ठीक है, कि सर व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस. जब हम लोग वर्ल्ड की स्टोरी को डिफाइन करते हैं, वर्ल्ड की स्टोरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि सर व्हेन वी, कि सर जब हम, ठीक है, कि सर व्हेन वी डिस्क्राइब
describe the story of this world, we describe evolution as a प्रोसेस। पर जब हम लोग ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, पर जब हम लोग बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence, परिणाम, ठीक है ना, ऑफ ए प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, नेचुरल सिलेक्शन। बट इट इज स्टिल वेरी कंफ्यूजिंग, तो हम लोगों के पास में इसका कोई मतलब इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर डार्विन जो थे भाई साहब थे, ये माल्थस करके पर्टिकुलर बंदा था, उसके बारे में भी एप्रिसिएशन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि सर इट इज पॉसिबल दैट, है ना, कि सर इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस अभी एनसीईआरटी बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसकी माल्थस की कहानी पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये याद रख लेंगे, हाँ सर माल्थस के वर्क से जो पर्टिकुलर डार्विन जो है वो क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, विच आर फैक्चुअल। मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो है ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग समझाते हैं, ठीक है, कि सर नेचर ने अपने आप को सिलेक्ट किया, नेचर जो है वो कुछ चैलेंजेस पेश करता है, तो सर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, जाहिर सी बात है नेचुरल सिलेक्शन लिमिटेड है, पॉपुलेशन जो है स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, even though they look superficially similar, most of the variations are inherited, etc. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, and the fact that population size in reality is limited means that there had been competition for the resources, ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्या सिंपल सा लॉजिक है कि सर कई सारी नेचुरल समस्याएं हैं, ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशंस है, ठीक है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और फिर उसके बाद में होता है क्या कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फुल पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना, पर्टिकुलर कि सर दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, है ना, कि सर द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो exponentially if everybody reproduce maximally, ठीक है, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for the resources, कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फुल पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करता है तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। बट सर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम लोग इसको अगर रियल लाइफ में देखें तो सर होगा क्या, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो फिर अगर ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। Only some survived and grew at a cost of others that could not flourish, ठीक है ना, उसमें से कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन में सर वही सर्वाइव करेगा जो बेहतर होगा, ठीक है, किसके पर्टिकुलर है ना, सर्वाइव ऑन द कॉस्ट, किसके कॉस्ट पर, ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, जो कि फ्लरिश नहीं हो पाए, जो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे, और सर जो एक्चुअल में बहुत बेहतर था, ज्यादा अच्छा था, वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variations which are heritable and which make resources utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave many progeny, and then would be change in population characteristic, and hence new forms appears to arise, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्या है कि सर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बेहतर फिट होगा, जाहिर सी बात है फिटनेस बोले तो रिप्रोडक्शन, वो बेहतर रिप्रोड्यूस करेगा, और बेहतर रिप्रोड्यूस करेगा तो सर उसके जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके अंदर सर वो कैरेक्टर इनहेरिट हो जाएगा, हेरिटेबल होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर की, हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर इसके जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे दे आर बेटर अडॉप्टेड, और फिर उसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जो कि उनके कंपैरेटिवली उनके जो है ना फोर फादर्स हुआ करते थे, जो उनसे पहले वहां पे एग्जिस्ट किया करते थे, उनके जैसा वो नहीं रहेगा, कुछ तो बदलाव उसके अंदर होगा, और फिर उसके बाद वो आगे जाकर के और प्रोजेनिस को लीव करेगा। तो एज ए रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है, फिर कुछ बहुत लंबे समय बाद में ऐसा होगा कि सर जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन रहेगी वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर होंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन, है ना, फिर उसके बाद में ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया,
फिर उसके बाद में हम लोगों ने लेमार्क के बारे में बात किया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि इवोल्यूशन एक एंड रिजल्ट है या फिर इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, इन चीजों के बारे में बात किया। फिर हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया कि सर पर्टिकुलर जो हमारे डार्विन भाई साहब थे, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, ठीक है। थॉमस माल्थस की स्टोरी के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि सर है ना, अगर पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो सर मतलब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करी तो वहां पर मौजूद हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी फुल क्षमता के साथ में रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट ये जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि एक्चुअली में अगर सभी रिप्रोड्यूस करेंगे फुल एफिशिएंसी के साथ में, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन होगा, जो बेटर होगा वो फ्लरिश करेगा ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ऑन द कॉस्ट ऑफ द वन व्हिच वर अनेबल टू फ्लरिश, जो अपने अंदर पर्टिकुलर बेहतर एडेप्टेशंस नहीं कर पाए, वो क्या होते जाएंगे बेटा, एलिमिनेट होते जाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे पर्टिकुलर जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे वो एक नई और बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, हाँ, ह्यूगो ड्यूरेस भाई साहब और डार्विन, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक युद्ध था। जो युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो लड़ाई एक्चुअली में यहाँ पर देखी जाने वाली है कि सर जो हमारे डार्विन भाई साहब थे वो हमेशा से नेचुरल सिलेक्शन की सपोर्ट करते थे, और नेचुरल सिलेक्शन ही उनके अनुसार क्या था, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन था, ठीक है। पर ह्यूगो ड्यूरेस जो थे वो उनका ये मानना था कि सर म्यूटेशन जो पर्टिकुलर हम लोगों ने देखा था कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन जो है बेटा, ये एक्चुअल में किसके हिसाब से म्यूटेशन जो है, ये हमारे ह्यूगो ड्यूरेस के हिसाब से इवोल्यूशन का मैकेनिज्म था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव चार्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द पॉइंट्स ऑफ डार्विन एंड ऑन द पॉइंट्स ऑफ ह्यूगो ड्यूरेस, कि सर कौन अगर हम लोग देखें तो कि बेटर मेथड क्या है एडेप्टेशन की, ठीक है, कि सर म्यूटेशन है या फिर पर्टिकुलर हमारा नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंक्लूजन में आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, नेचुरल सिलेक्शन ही बेटर मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, ठीक है। थ्योरीज है ये, तो ह्यूगो ड्यूरेस का जो म्यूटेशन है बेटा, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर म्यूटेशन क्यों नहीं है और नेचुरल सिलेक्शन क्यों है। व्हेन वी विल बी कंपेयरिंग नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन, तब जाकर के हमको क्लैरिटी आएगी कि सर एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है। पर मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है बेटा, हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि हमारे डार्विन भाई साहब ने दिया था। आती है हमारी एक्सरसाइज 6.6 मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीशीएशन अकर। स्पीशीएशन का मतलब क्या, स्पीशीएशन का मतलब होता है बेटा अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीएशन का मतलब होता है बेटा अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज, नई प्रजातियों का आना, ठीक है। नई स्पीशीज का आना ही क्या कहलाता है, नई स्पीशीज का आना ही कहलाता है सर स्पीशीएशन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि सर इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ inheritable factors, ठीक है, influencing phenotype, Darwin either ignored those observations or kept silent, ठीक है। In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primos, brought forth the idea of mutation, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट लिखा है कि सर ह्यूगो डी व्रीज भाई साहब जो थे, उनके वर्क किसके ऊपर काम किया, उन्होंने काम किया इवनिंग प्राइमोस के ऊपर, ठीक है। ब्रॉट फोर्थ द आइडिया, उन्होंने वो लेकर के आइडिया, क्या कौन सा आइडिया लेकर के आया, ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन की, सर वो म्यूटेशन का एक पर्टिकुलर आइडिया लेकर के आए। और म्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर द लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में अचानक होने वाले बदलाव को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। उनका विश्वास था, ही बिलीव दैट इन इट इज म्यूटेशन व्हिच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस, ठीक है। माइनर वेरिएशंस जिनको डार्विन सपोर्ट करता था, नेचुरल सिलेक्शन, माइनर छोटे छोटे वेरिएशंस, ठीक है। तो ह्यूगो डी व्रीज का कहना था कि भाई अचानक से जो बदलाव होता है, बहुत बड़ा बदलाव, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं और वही नेचुरल नेचर का मैकेनिज्म है। पर डार्विन क्या बोलता था, डार्विन बोलता ना 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 ना, बड़े बड़े वेरिएशन, बड़े बड़े बदलाव नहीं, जो बहुत माइनर वेरिएशंस थे वो नेचुरल सिलेक्शन है ना, वही नेचुरल सिलेक्शन का कारण है और वही एक्चुअल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहां पर माइनर वेरिएशंस और बड़े चेंजेस जो है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट उनके बीच में हो गया। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट म्यूटेशंस आर रैंडम। म्यूटेशन क्या है बेटा, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, ठीक है। और डार्विन का ये कहना था कि वेरिएशन जो है वो छोटे हो और उनके पास वो डायरेक्शनल है, ठीक है। कि सर म्यूटेशन डायरेक्शनलेस मतलब क्या है, म्यूटेशन डायरेक्शनलेस होने का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो इवोल्यूशन क्या बोलता है, इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विकास। विकास का मतलब होता है पर्टिकुलर है भाई बेटर होना, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म अगर मैं म्यूटेशन बोलूं, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म है उसको वो म्यूटेट हो गया, अब ये म्यूटेट हुआ तो सर ये जो म्यूटेशन या फिर जो बदलाव इसके अंदर आया है, जो बड़ा बदलाव, जो लार्ज चेंज इसके अंदर आया है, क्या ये इस ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाने के लिए है या फिर और इसको डिटोरिएट करने के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना डायरेक्शनलेस, कि सर ये इस पर्टिकुलर बदलाव से ऑर्गेनिज्म बेटर बनेगा या और खराब होगा। तो सर इस म्यूटेशन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, इट वाज डायरेक्शनलेस, कि भाई बेटर भी बन सकता है और खराब भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरे अंदर म्यूटेशन हो गया, तो अगर मैं बोलूं मेरे अंदर म्यूटेशन हो गया तो सर वो मेरे लिए तो हो सकता है फायदेमंद हो या फिर हो सकता है नुकसानदायक हो, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शनलेस। तो अगर हम लोग ह्यूगो डी व्रीज की बात करें तो सर उसका जो म्यूटेशन था वो बहुत बड़ा बदलाव था और इट वाज डायरेक्शनलेस। बट जब हम लोग बात करते हैं डार्विन के माइनर चेंजेस की,
उसके हिसाब से सर दीज माइनर चेंजेस आर स्मॉल और सर दे आर हैविंग डायरेक्शन कि सर उसके हिसाब से सर एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसके अंदर माइनर चेंजेस आएंगे तो वो उसको बेहतर ही बनाएंगे और एक्चुअल में इवोल्यूशन बेहतर बनाने के लिए ही होता है, ठीक है। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation, hence it called it as saltation, ठीक है। क्या बोल रहा है कि evolution for Darwin was gradual बोलो तो धीमा 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 होता है, ठीक है। और क्या बोलता है ह्यूगो डी वरीज believed है ना म्यूटेशन कॉज स्पीशीएशन की भाई अचानक से नई स्पीशीज का अराइवल हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं साल्टेशन बोले तो साल्टेशन इज नथिंग बट ए सिंगल स्टेप म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की भाई एक ही बार में नई स्पीशीज आ जाएगी, ठीक है। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, ठीक है। जब और पॉपुलेशन में जेनेटिक्स की स्टडी करी तब एक क्लैरिटी आई और वो क्लैरिटी क्या थी, वो क्लैरिटी ये थी कि सर एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन ही जो है वो क्या है बेटा, है ना, वो हमारे पर्टिकुलर इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, ह्यूगो डी वरीज का म्यूटेशन नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्लैरिटी समझ में आती है कि हाँ सर नेचुरल सिलेक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का इवोल्यूशन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहां पे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में लड़ाई है, एक पर्टिकुलर लड़ाई इन द सेंस ऐसा है कि भाई एक डिबेट है, डिबेट बिटवीन ह्यूगो डी वरीज के म्यूटेशन एंड बिटवीन दी डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन माइनर चेंजेस, और म्यूटेशन जो था वो क्या लार्ज चेंजेस थे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो है हमारी एक्सरसाइज 6.7 हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। कि सर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था हार्डी, दूसरे का नाम था विनबर्ग, इन्होंने दिया सर एक प्रिंसिपल, ठीक है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग का यूं कहना था कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। वो इक्वेशन जो थी वो क्या थी, वो इक्वेशन थी बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। उनके हिसाब से ये एक इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है ना। सर इसमें पी क्या है, क्यू क्या है, और ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर उनके हिसाब से ऐसा था कि सर ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका जो समीशन है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, इक्वेट्स टू कांस्टेंट बोले तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इनका जो समेशन है अगर वो 1 के बराबर नहीं आता है तो सर अगर इक्वेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम ही है, इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो सर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या होने वाला है, इवोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या कह रहा हूं मैं यूं कह रहा हूं कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था हार्डी, दूसरे का नाम था विनबर्ग। इनके अनुसार इनका यूं कहना था कि सर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर इक्वेशन हम लोग दे रहे हैं। ये इक्वेशन क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसके अंदर पी क्या है, वो एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको हम लोग कि भाई एलिल्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सर जो एलियंस की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनका जो पर्टिकुलर समेशन है पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq ये क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, बोले तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वेशन डिस्टर्ब होती है, मतलब ये लेस देन या फिर मोर देन 1 होता है, ठीक है, कि सर अगर ऐसा कुछ हो गया कि सर ये क्या हो गया, ये सर ये लेस देन 1 है सर, या फिर ऐसा हो गया कि सर ये मोर देन 1 है, तो सर उस केस में क्या होगा, उस केस में सर इट विल लीड टू इवोल्यूशन, इट विल लीड टू व्हाट बेटा, इवोल्यूशन, उससे सर इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये जो पर्टिकुलर हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन है इसको हम लोग हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये ग्राफ्स वगैरह है, ठीक है ना, मतलब इस टॉपिक में ये ग्राफ्स वगैरह है, तो ये ग्राफ समझाने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, एनसीईआरटी आपको बोरिंग लगने लगे, ठीक है। आपको करना ये है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हमारे अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज ग्राफ्स बेटा, ठीक है, कि सर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ्स है ये एक्चुअल में क्या शो कर रहे हैं, क्या यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पूरा हमारा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन या फिर इक्विलिब्रियम जो है हमारा अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि सर ब्रांचिंग डिसीजन क्या होता है ना। ब्रांचिंग डिसीजन के साथ साथ में नेचुरल सिलेक्शन जो है वही डार्विन के हिसाब से एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की इवोल्यूशन का एक मेन कारण था, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया, वी डिस्कस अबाउट द अडैप्टिव रेडिएशंस, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए और मार्सुपियल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए डार्विन फिंचेस क्या है, फिंचेस का मतलब क्या है, ठीक है, कौन सा आइलैंड पर गया था, गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, ठीक है ना। तो सर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर है, आई होप, ठीक है ना। अगर कोई समस्या आती है, ठीक है, देन वी विल रिव्यू इट वंस अगेन, है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट दी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।